तो चलो यहाँ से बाकी था पैंक्रियाज। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि पैंक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड है। उसके पीछे रीजन ये है कि पैंक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन भी है, वो एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन उसे कहते हैं कि जो ग्लैंड अपने बनाए हुए केमिकल्स किसी पाइप या डक्ट के जरिए अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हो। जैसे यहाँ हमें पता है कि पैंक्रियाटिक डक्ट एक पाइप है और वो पैंक्रियाटिक जूस को कहाँ सिक्रेट करती हैं? इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये पैंक्रियाज जो है वो अपना पैंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट करता है और उसके लिए उसके पास इस तरीके की डक्ट सिस्टम है, पाइप है। इसलिए वो एक्सोक्राइन हुई, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने बनाए हुए केमिकल्स को किसी पाइप या डक्ट के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचाती है। पर जब एंडोक्राइन बात करें तो एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि एंडोक्राइन का मतलब ऐसी ग्लैंड जो अपने बनाए हुए केमिकल्स को सीधा ब्लड में इंसर्ट करे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो हमें सेल्स दिख रही है, ये वाले, ये एक्चुअल में एंडोक्राइनिक फंक्शन करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं और हमें पता है कि हार्मोन सीधे ही ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। तो हार्मोन्स का टारगेट जहां वो बन रहे हैं वहां से काफी दूर होता है और इसीलिए हम ब्लड मीडिएटर की तरह चूज करते हैं। तो ये हार्मोन्स पहले ब्लड में जाते हैं, फिर ये ब्लड उसे अपने टारगेट तक पहुंचा देता है। इसीलिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि वो एंडो मतलब ब्लड के अंदर क्या सिक्रेट करती है? अपने केमिकल। पर एक्सोक्राइन वर्ड तब यूज किया जाता है कि जब अपने बनाए हुए केमिकल को एक्सटर्नल टू ब्लड मतलब ब्लड में नहीं, सीधा डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाए, ब्लड का मीडियम ना लिया जाए, ब्लड को एज अ मीडिएटर ना लिया जाए। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये जो केमिकल है वो सीधा इसके टारगेट मतलब इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डिओडिनम तक पहुंच रहा है। पेंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस फॉर्म करता है और वो जूस हमें पता है, ये ये जो हमें दिख रही है, ये जो हमें सेल्स दिख रहे हैं जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे सेल्स पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो एक्सोक्राइन भी हुई, क्योंकि उनके कुछ सेल्स पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्चुअल में वो लोग अपने साथ फ्लो करवा रहे हैं। उनका ग्रुप है पूरा पैंक्रियाटिक जूस मीन्स पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसे बनाने के लिए स्पेशल सेल्स है और उसे अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए स्पेशल पैंक्रियाटिक डक्ट है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन ये हुआ कि पैंक्रियाज अपनी इस पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए बनाए हुए डाइजेस्टिव जूस या फिर एंजाइम्स को सीधा अपने टारगेट मतलब कि इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है, क्योंकि उसे ब्लड के मीडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए उनके लिए वर्ड एक्सोक्राइन है। जबकि जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सेल्स पेंक्रियाज के, वो सीधा ब्लड में अपने बनाए हुए केमिकल को सिक्रेट कर रहे हैं, इसलिए वर्ड एंडोक्राइन आया। क्योंकि ये दोनों फंक्शन करती हैं, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, इसलिए हमने इसके लिए एक कॉमन वर्ड रखा कंपोजिट, जिसका फंक्शन ड्यूअल है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। तो ये हमने ये देखा कि पेंक्रियास किस तरीके से एंडोक्राइन है, पेंक्रियास किस तरीके से एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों देखा। अब हम बात करते हैं कि पेंक्रियास एक कंपोजिट ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है। यहाँ वापिस से वही फिगर है, पर फिगर थोड़ी अलग थी, उसे दिखाने के लिए मैंने वापिस से वही सेम टॉपिक रखा है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये जो सेल्स हैं ये कार्टून इमेज है एक, ये सारे एक्सोक्राइनिक फंक्शन करते हैं। सॉरी, ये एंडोक्राइनिक करते हैं, 2 मिनट। एक्सोक्राइनिक ये रहे, तो एक्सोक्राइनिक फंक्शन ये करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं
और एंडोक्राइनिक फंक्शन करने के लिए हमारे पास है ये वाले सेल्स। उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। इसमें से अल्फा सेल्स ग्लूकागोन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन और एमाइलिन बनाता है, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन बनाता है, एप्सिलॉन सेल ग्रेलिन बनाता है और पीपी सेल्स पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। इतना प्रोडक्शन है, हमारी बुक में इतना सब नहीं लिखा, ये फोटो मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए ही रखा है, जिससे ये पता चले कि एंडोक्राइन फंक्शन के साथ कनेक्टेड पेंक्रियास का ये जो आइसलेट्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तैर रहे हो। जैसे हमें पता है कि जिस तरीके से आइलैंड तैरते हैं, ठीक उसी तरीके से ये ऐसा सेल का ग्रुप है या समूह है या जूथ है, जो इस तरीके से पेंक्रियास के बाकी सारे सेल्स के बीच में जैसे फ्लोट कर रहा है, ऐसा अपीयरेंस है, इसलिए हमने इसके लिए वर्ड पेंक्रियाटिक आइसलेट्स यूज किया। और इसमें अलग-अलग कलर के सेल्स दिखाए हैं। ये कलर हमें सिर्फ टाइप इंडिकेट करते हैं, इनका एक्चुअल कलर ऐसा नहीं होता। तो ये उनका प्रोडक्शन है। तो हमने देखा कि भई इसके दोनों तरीके के फंक्शन हैं, एंडोक्राइन एज़ वेल एज़ एक्सोक्राइन। हमें इसके एक्सोक्राइन फंक्शन को नहीं देखना, हमें देखना है इसके एंडोक्राइन फंक्शन को, क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे। इनके वो सेल्स जो एंडोक्राइन या हार्मोन प्रोडक्शन से जुड़े हैं, उनको स्पेशल नाम दिया गया है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। इनको हम नाम देते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। कहाँ है ये? ये पूरा जो आपको ग्रुप दिख रहा है, ऐसे तो बहुत सारे हो गए एक पेंक्रियाज में। ये पूरा जो मैंने हाइलाइट किया, ये एक आइलेट है, एक आइसलेट है लैंगरहांस का, जिसके अंदर बहुत सारे सेल आए हैं। अल्फा, बीटा, डेल्टा, जो हमने पीछे फिगर में देखा था। हमें यहाँ पर 2 ही सेल का मेन फंक्शन है, अल्फा, बीटा का। डेल्टा के फंक्शन को हम यहाँ थियरी में नहीं देखने वाले। अल्फा, बीटा हमारे लिए मेन है, और अगर 3 मेन सेल्स की बात करें तो अल्फा, बीटा और डेल्टा तीनों। पर हमें डिस्कस अल्फा और बीटा का ही करना है, क्योंकि उसी के बारे में हमें समझाया गया है। अगर आप आगे देखेंगे तो ऐसे कितने होंगे? एक ही पेंक्रियाज होता है इंसान के पास, और एक पेंक्रियाज में ऐसे कितने? तो कहते हैं कि ये वाले देख लो, ये जो है वो नॉर्मल सेल है, जो पेंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। एक्चुअल में ये सेल्स पेंक्रियाटिक जूस को फॉर्म करने वाले सेल है, जो एक्चुअल में एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि पेंक्रियाटिक एंजाइम उसे फॉर्म करते हैं, जिससे इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन प्रोसेस है वो पूरी हो सके। ऐसा कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ी और सबसे सुपीरियर कोई ग्लैंड है तो पेंक्रियाज है, वो सबसे मेन है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे मेन प्राइमरी ग्लैंड पेंक्रियाज है, और वो पेंक्रियाटिक जूस इस तरीके से ये जो मैंने हाइलाइट की है उन सेल्स के जरिए बनवाती है। देखो उन्होंने यहाँ दिखाया भी है कि ये सेल्स एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं, और इनका स्पेशल नाम एसिनर सेल्स हैं या डक्ट सेल्स भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये डक्ट के जरिए अपने केमिकल्स को इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं। जो भी ये सेल्स प्रोड्यूस करेंगे उसको इंटेस्टाइन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास डक्ट है। अब ये सबसे ज्यादा है पेंक्रियाज में, सबसे ज्यादा यही वाले हैं, जबकि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 1 to 2% ही है। वो ये रहे, ये सिर्फ 1 to 2% है। 1 to 2% में भी कितने हैं देखो, 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स। 1 to 2% है तब भी, तो सोचो ये कितने हो गए। अगर ये 1 to 2% में इतने सारे हैं, तो बचे हुए 99 to 98% यही है, वो कितने सारे हो गए। तो बस इसका अमाउंट हमें बता दिया गया कि ये टोटल इस अमाउंट में होते हैं पूरे एक सिंगल पेंक्रियाज के अंदर। हमें ये एक दिखाया है ऐसा, ऐसे हमारे पास एक पेंक्रियाज में 1 to 2 मिलियन है, जिसका काम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है। जैसे इसमें जो आपको ब्लू कलर से हाईलाइट करके सेल दिखाए हैं,
उन सेल्स को हम अल्फा सेल्स कहते हैं, जो यहाँ आपको कुछ-कुछ जगह पे दिखाए हैं, जो चारों तरफ फैले हुए हैं अंदर। और ये अल्फा सेल्स मैंने हाइलाइट किए जिनका काम ग्लूकागोन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करना है। जबकि यहाँ पर बीटा सेल्स को एक डिफरेंट कलर से शो किया है और उनको हमने ये ग्रीन कलर से शो किया है। ये सारे सेल्स जो हमें दिख रहे हैं, वो बीटा सेल्स हैं। करीबन लाइट ग्रीनिश शेड ऐसा दिख रहा है हमें। और इनका काम क्या है? तो इनका काम इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाना है। जबकि डेल्टा सेल्स हैं, वो हमें वायोलेट कलर जैसे इंडिकेट करके दिखाया है यहाँ पर। और इनका काम सोमेटोस्टेटिन बनाना है। सोमेटोस्टेटिन मैं आपको याद करवा दूँ, ग्रोथ हार्मोन जो है, उसका ऑपोजिट हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन को रोकने वाला मतलब सोमेटोस्टेटिन। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करता है और सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ को रोकता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हुए, मतलब विरोधी। दूसरा जो है, वो पहले वाले की असर या इफेक्ट नाबूद करता है या फिर उसे मिटाता है। जैसे हम बात करें तो सोमेटोस्टेटिन का काम क्या है? सोमेटोस्टेटिन का काम है जीएच की इफेक्ट को कम करना, जीएच की इफेक्ट को डिक्रीज करना। वो उसका विरोधी है, सोमेटोस्टेटिन। जब आप एडल्टहुड में आते हैं, तब आपकी हाइट जो बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे करके बढ़ रही थी और स्पीड से बढ़ रही थी, उसे अब रोका जाएगा। क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, आप एडल्ट हो चुके हो। तब ये सेल आते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट कम करवाते हैं। ये इनका काम है, पर ये हमारी बुक में है नहीं लिखा हुआ, यहाँ समझाया भी नहीं है। ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस से उसके कितने सेल्स हैं? अल्फा जो ग्लूकागोन बनाएगा, इसके साथ-साथ हमने अभी देखा बीटा और इसके साथ-साथ डेल्टा, पर कुछ सेल्स हमें दिखाया नहीं है। इसके साथ एप सेल भी यहाँ होते हैं, जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, पर उसके बारे में भी बुक ने हमें कुछ बताया नहीं। इन दोनों चीज़ों के बारे में नहीं बताया है, हमें सिर्फ़ अल्फ़ा के बारे में बताया है, हमें सिर्फ़ बीटा के बारे में बताया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ा सेल्स क्या करते हैं। तो अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागोन नाम का हार्मोन बनाते हैं और इस हार्मोन का काम क्या है? इसके नाम में मीनिंग है। जब ग्लूका, याद रखने के लिए कह रहा हूँ, जब ग्लूका मतलब ग्लूकोज़, गॉन मतलब चला जाए, तभी आएगा। ग्लूकोज गॉन मतलब नहीं है, चला गया। तो ग्लूकोज चला गया तो ग्लूकोज का लेवल लो हो जाएगा। तो लो ग्लूकोज होगा। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तब उसे राइज करने का काम, उसे बढ़ाने का काम ग्लूकागोन का है। इसका काम ग्लूकोज का लेवल जो लो हो गया है ब्लड में, उसे हाई करना है। इसलिए लिखा है कि ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इसके साथ-साथ ग्लूकागोन का इफेक्ट लीवर सेल के ऊपर है। लीवर के सेल्स को स्पेशल नाम दिया गया है, जिसे हम कहते हैं हिपेटोसाइट्स। और जहाँ याद रखना है कि हिपेटो मतलब रिलेटेड विथ लीवर और साइट मतलब सेल। ये कौन सी प्रोसेस करेगा? तो ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब देखो ये क्या है? ग्लाइकोजन। कोई बता सकता है कि ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में फ्यूज होके ग्लाइकोजन बनाते हैं। अब देखो, जब आपके खाने में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो, जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाए, बहुत ज्यादा हाई, इसलिए मैं ज्यादा एरो कर रहा हूँ, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाए, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी उस ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में कर देती है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? इसका स्टोरेज प्लेस कहाँ है? तो इसका स्टोरेज प्लेस मेनली दो जगह पे है। इसका स्टोरेज लीवर कर सकता है और इसका स्टोरेज मसल कर सकते हैं। इसलिए बॉडी में जब ज़्यादा ग्लूकोज़ होता है, और वो तब होता है जब आपने फूड में ज़्यादा ग्लूकोज़ खाया था, तो आपके फूड में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज़ था और उसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल हाई हो गया। ऐसी कंडीशन में उसे कैसे भी करके हम लोग क्या करेंगे? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे।
जिससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगेगा और लीवर और मसल में स्टोर होने लगेगा, तो ग्लूकोज कम होने लगेगा ब्लड में अल्टीमेटली। ये ग्लाइकोजन और कुछ नहीं, ग्लूकोज की चेन है, जो बहुत सारे ग्लूकोज से बनी है। अब जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होगी, अब उसको जरूरत है, तो हम इसी को तोड़ेंगे, ग्लाइकोजन प्लस लिसिस, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ने की प्रोसेस, नाम में ही मीनिंग है। ग्लाइकोजन और लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। और अगर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो उससे हमें वो मिलेगा जिससे ग्लाइकोजन बना था, वो है ग्लूकोज। इस तरीके से अल्टीमेटली हम ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा, क्योंकि इस हार्मोन का काम ही ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, इसलिए इसका नाम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने की कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपर मतलब हाई या ज्यादा, ग्लाइसेमिया कंडीशन शुगर से आई है। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब हाई ब्लड शुगर। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। डायबिटीज तो तब होती है जब हाइपरग्लाइसेमिया लंबे वक्त के लिए रहे। किसी भी इंसान को लॉन्ग टाइम के लिए अगर हाइपरग्लाइसेमिया परसिस्ट रहता है तो प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटीज नाम के डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पर वो तब जब वो लंबे वक्त के लिए रहे। शुरुआत में किसी की ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो उसे डायबिटीज सीधा नहीं कहते, हम हाइपरग्लाइसेमिया वर्ड यूज करते हैं। पर वो अगर कंटिन्यूअसली हर रोज, डेली या प्रोलॉन्ग बहुत लंबे वक्त तक अगर इसी सिचुएशन में रहे, तब कह सकते कि उसे डायबिटीज है। तो ये हमने बात की ग्लूकागोन का फंक्शन था उसकी। ग्लूकागोन किस तरीके से क्या एक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है। दूसरा हमें याद रखना है, ये हार्मोन प्रोटीन का बना हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकागोन के और भी फंक्शंस हैं, अब उसे देखते हैं। ग्लूकागोन ग्लूकोनियोजेनेसिस, अब ये क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस 3 वर्ड है, जिसका मतलब है ग्लूकोज मतलब कि एक्चुअल में शुगर, और जिनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन, कुछ नया बनाना, सिंथेसाइज करना। ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में होता क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो जाए और ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाए, तब ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए ग्लूकागोन क्या करता है, प्रोटीन और फैट मटेरियल को तोड़ के उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में करने लगता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्रोटीन और फैट से होना, मतलब उस सिचुएशन का जो प्रोसेस का स्पेशल नाम है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन और फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। अब अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए तो अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसका लेवल बढ़ेगा, तो यही कि उसे वापस हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया जाए या बढ़ गया है। अब सेल्यूलर ग्लूकोज का अपटेक जो है, यूटिलाइजेशन है, वो कम करेगा। क्यों? ग्लूकोज को सेल में जाने से रोक रहा है, कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज बॉडी में कम था। क्योंकि ग्लूकोज कम है, पर कहाँ, आपको खास याद रखना है, ब्लड के अंदर, सेल के अंदर नहीं। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम था। अगर ये ग्लूकोज सेल में एंटर होगा, अगर ये ग्लूकोज मानो सेल में चला जाए, तो एक और कम था ब्लड में, और आप सेल में वापस भेजने लगोगे तो और कम हो जाएगा, जो हमें करना नहीं है। हमें तो ग्लूकोज का लेवल कम है और उसे बढ़ाना है। उसे बढ़ाने के लिए सेल में कम से कम हमें ट्राई करना है कि ग्लूकोज एंटर हो। तो अगेन इसका काम यही हुआ, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हुआ, क्योंकि इसका काम
ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब हाइपर मतलब हाई और ग्लाइसेमिक मतलब शुगर। तो इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन ये है कि ब्लड में वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब शुगर। इस तरीके से ये हमने देखा ग्लूकागोन का फंक्शन। अब हम जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं इंसुलिन का फंक्शन। अल्फा सेल्स लैंगरहांस के इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाते थे, जो भी अगेन पेप्टाइड हार्मोन है। उसके कुछ कुछ काम हमें दिखाए हैं। सबसे पहले याद रख लो, ये भी पेप्टाइड मतलब प्रोटीन का हार्मोन है। इसका फॉर्मेशन प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से बनता है ये इंसुलिन, और कुछ नहीं, एक प्रोटीन ही है एक तरीके का। इसका मेजर रोल क्या है? ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना। होम्योस्टेसिस मतलब क्या? एक जो फिक्स लेवल है, जो ऑप्टिमम लेवल है बॉडी के लिए, उसे मेंटेन रखना। होम्योस्टेसिस ये वर्ड दो चीजों से बना है, होम और स्टेसिस। हम लोग हमारी बॉडी में जो फिक्स किया हुआ लेवल है उसे स्टेडी और स्टेबल रखते हैं। यहाँ होम का मतलब हम अपना घर करेंगे, अपनी बॉडी करेंगे। हमारी बॉडी में कुछ चीजें पहले से प्री फिक्स्ड है, जैसे कि ग्लूकोज तो इतना होना चाहिए ब्लड के अंदर मिलीग्राम, ब्लड प्रेशर तो इतना होना चाहिए, पल्स रेट तो इतनी, ब्लड प्रेशर के अलावा आप देखो तो कार्डियक स्ट्रोक तो वो इतना। जब भी उसमें कम या ज्यादा होता है तो बॉडी के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वो अपने होम को, बॉडी को वापिस से स्टेबल लेवल जो पहले से प्री फिक्स्ड है उस लेवल पे लाके रख दे। हार्ट बीट कम हो गई उसे फास्ट किया जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो गया उसे बढ़ा दिया जाएगा, बहुत बढ़ गया तो उसे कम कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। और यहाँ हम ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस देख रहे हैं, मतलब जो अमाउंट ग्लूकोज का है बॉडी में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसे वहां तक पहुंचाया जाएगा। अगर कम हो गया है तो ग्लूकागोन आएगा और बढ़ाएगा। अगर ज्यादा हो गया है तो इंसुलिन आएगा, वो उसे कम करेगा। तो इंसुलिन का काम ग्लूकोज लेवल लो करना है। रिजल्ट ये होगा, इसके काम करने से जो हाई ग्लूकोज था वो लो हो जाएगा, और लो ग्लूकोज होगा तो ग्लूकागोन निकलेगा, जिसका फाइनल रिजल्ट होगा हाई कर देना। जब वो अपना काम करेगा तो जो ग्लूकोज लो था वो हाई हो जाएगा। ये दोनों ही मिलके हमारी बॉडी में ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है, उसे मेंटेन रखते हैं। मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने का काम इनका, इन दोनों का। अगर कम हो जाता है तो ग्लूकागोन आएगा और हाई कर देगा। अगर ऑलरेडी हाई है बहुत ज्यादा तो उसे कम कर दिया जाएगा, जिसके लिए इंसुलिन आएगा। तो इंसुलिन मेनली हिपेटोसाइट्स मतलब लीवर सेल्स के ऊपर काम करते हैं, और एडिपोसाइट्स मतलब फैट सेल्स के ऊपर काम करते हैं। इनका काम क्या है? हिपेटोसाइट्स लीवर सेल्स को कहते हैं, और एडिपोसाइट हम कह रहे हैं फैट सेल्स को। ये क्या करेगा? ये ट्राई करेगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ग्लूकोज ये सारे सेल्स अपने अंदर लेने लग जाए, क्योंकि अगर ग्लूकोज फैट सेल में चला जाएगा तो ब्लड में कम हो जाएगा, उसे मसल्स में पहुंचाया जाएगा, उसे हम लीवर में पहुंचा के उससे ग्लाइकोजन बनवा देंगे। अल्टीमेटली आप अगर आपके पास जो अमाउंट, जो चीज का अमाउंट ज्यादा है उसे कहीं और भेजने लगेंगे तो वो कम होने लगेगा। अगर ये चीज फैट में जाएगी, अगर ये चीज लीवर में पहुंचेगी, फैट सेल में जाएगी और मसल्स में अगर जाने लगेगी और यूज होने लगेगी, तो फिर धीरे धीरे ब्लड में इनका लेवल कम होने लगेगा। तो ग्लूकोज का लेवल कम करना ही इंसुलिन का मेन फंक्शन है। ये अपटेक और यूटिलाइजेशन दोनों को इंक्रीज करता है। इसलिए कहते हैं कि
इंसुलिन के आने से मसल्स ज्यादा स्पीड से ग्लूकोज को अपने अंदर यूज करने के लिए लग जाते हैं, और ठीक उसी तरीके से इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लूकोज लीवर के अंदर स्पीड से ग्लाइकोजन बनाने लग जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? अगर ग्लूकोज ज्यादा था और वो यूज होने लगा, अगर उसे फैट सेल यूज करने लगे, मसल यूज करने लगे, लीवर यूज करने लगे, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने उसको हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स तक पहुंचा दिया। और अल्टीमेटली इसका काम ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है, इसलिए इसका नाम रखा है हाइपोग्लाइसेमिया। जहाँ हाइपो मतलब लो और ग्लाइसेमिया मतलब शुगर। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ, ऐसा हार्मोन जो शुगर को लो करता है, जब बढ़ जाए तो उसे लो करने के लिए ये आता है। इंसुलिन और भी कुछ काम करता है, जैसे कि ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करवाता है, जो मैं बता चुका हूँ कि ज्यादा ग्लूकोज हो तो आप उसे लीवर में भेज के उसका ग्लाइकोजन बनवा सकते हैं। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, जो हम पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोजन, देखो ग्लाइकोजन का हमने ग्लाइको लिया और जिनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो ग्लाइकोजन से ग्लाइको वर्ड आया, और जिनेसिस मीन्स हुआ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजेनेसिस। इससे भी यही होगा, अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगेगा तो ग्लूकोज कम होने लगेगा। इसका अल्टीमेट काम यही है कि ग्लूकोज को कैसे भी करके कम करो, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन क्रिएट करो, मतलब लो शुगर वाली कंडीशन, क्योंकि ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा तब होगा जैसा समझो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा शुगरी कंटेंट खा लिया, कोई स्वीट खा लिया। अब ज्यादा स्वीट खाओगे तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, और ज्यादा ग्लूकोज लेवल अगर ब्लड में होगा तो हाई ग्लूकोज लेवल ब्लड में डेंजरस हो सकता है। वो किडनी को डैमेज करता है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, इसके साथ साथ आई में जो रेटिना होती है उसे डैमेज करता है, इन्फेक्शंस के चांसेस को इंक्रीज करता है, ब्लड ज्यादा गाढ़ा होने लगता है, विस्कस, ब्लड प्रेशर्स को फ्लक्चुएट करता है, और इसीलिए हमें इसे कम करना पड़ेगा। ये ज्यादा हो गया, आपने स्वीट ज्यादा खा लिया था, इसलिए इसे कम करने के लिए आएगा इंसुलिन। उसे पता चलेगा कि ये ज्यादा हो गया है ग्लूकोज लेवल, तो वो सिक्रिट होगा और ग्लूकोज को फैट सेल, मसल सेल और लीवर में भेजने लगेगा, जिससे इसका लेवल वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए। ये पूरा मैकेनिज्म है, किस तरीके से ग्लूकागोन इंसुलिन दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं। मतलब ग्लूकोज का लेवल जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, पहले से प्रीफिक्स्ड है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, उसे उस लेवल तक लाकर रखना। जैसे नॉर्मल ये है, इतना लेवल नॉर्मल है, पर अगर ये चीज लो चली गई, इतना लेवल आ गया, तो बढ़ाने के लिए ग्लूकागोन आएगा और लेवल यहाँ हो जाएगा। ये इफेक्ट ग्लूकागोन की है। ग्लूकागोन ने तुरंत ही ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर दिया। अगर वो हाई हो गया था ग्लूकोज लेवल, तो उसे कम करने के लिए इंसुलिन आएगा, इंसुलिन उसे वापस नॉर्मल कर देगा। ये बीच में जो ब्लैक लाइन है वो एक्चुअल में ऑप्टिमम जो लेवल है बॉडी के लिए, मेन और रिक्वायरमेंट पहले से प्रीफिक्स वो लेवल है। कैसे भी करके बॉडी के नॉर्मल लेवल तक दोनों ही ग्लूकोज को पहुंचा देंगे। ज्यादा होगा तो इंसुलिन निकल के कम करके वहां पहुंचा देगा, ग्लूकागोन कम होगा तो ज्यादा करके पहुंचाएगा। अलग अलग सिचुएशन में दोनों रिलीज होते और अपना काम करते हैं। अब यहाँ जो प्रोसीजर है उसमें इन दोनों का कंबाइन फंक्शन दिखाया है, आप लोग स्टडी करना और देखना। इसमें खास करके ब्लड प्रेशर को कैसे अफेक्ट करता है ग्लूकोज, वो भी दिखाया है। इंसुलिन कैसे रिलीज करते हैं, ग्लूकागोन कब आता है, इंसुलिन कब आता है, जो हम पढ़ चुके, उसी को एक इमेज के फॉर्म में दिखा है, जिसमें कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा भी है। और हम सब जानते हैं
कि डायबिटीज हाइपरग्लाइसेमिया का प्रोलॉन्ग फॉर्म है। अगर लंबे वक्त के लिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहे, हाइपरग्लाइसेमिया जिसका मतलब होता है कि हाई ग्लूकोज या शुगर इन ब्लड, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा लंबे वक्त के लिए हाई रहे तो डिजीज होता है जिसका नाम है डायबिटीज। और पीछे मेलिटस लिखना जरूरी है, डायबिटीज मेलिटस। इससे क्या होता है कि ऑलरेडी ब्लड में इतना ग्लूकोज है, इंसुलिन उसे हैंडल भी नहीं कर पा रहा है। वो ट्राई कर रहा है कि उसे कम करने की, पर फिर भी जितना उसका लेवल है उतना वो ट्राई करेगा और उतना कम होगा, पर इतना ज्यादा है इस वजह से हमारी बॉडी उसे यूरिन के जरिए बाहर फेंक रही है और इस वक्त किडनी को डैमेज हो सकता है। इसके साथ साथ हाई ग्लूकोज लेवल बॉडी में कीटोन बॉडी नाम के हार्मफुल प्रोडक्ट को बनाते हैं, जिससे इंसान कोमा में जा सकता है। कीटोन बॉडी से ब्लड की पीएच एक्सट्रीमली लो हो सकती है, एसिडिक, करीबन 3 या 4 की, और इससे एक इंसान डायबिटिक कोमा में जा सकता है और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। इतना खतरनाक हो सकता है हाई ग्लूकोज लेवल। इवन उसके साथ साथ जैसा मैं बता चुका हूं कि इंसान ब्लाइंड हो सकता है, आई का रेटिना डैमेज होगा। इसके साथ साथ इंसान की किडनी फेल हो सकती है अगर डायबिटीज लंबे वक्त के लिए है तो। उसे कहते हैं नेफ्रॉन का डैमेज, नेफ्रोपैथी। रेटिना के डैमेज को रेटिनोपैथी कहते हैं। तीसरा, न्यूरॉन सिस्टम में डैमेज होना। न्यूरॉन डैमेज हो गए जो ब्रेन के अंदर आते हैं, नर्व्स के अंदर होते हैं, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। 3 मेन ऑर्गन है, आई, किडनी और ब्रेन। इसको बहुत बड़ा लॉस होता है अगर डायबिटीज अनकंट्रोल रहे तो। इसलिए कहते हैं कि डायबिटीज एक इंसान को बहुत डेंजरस और स्लो सफरिंग कंडीशन में ले जाता है। जनरली डायबिटीज के आप देखेंगे तो एक हेल्दी इंसान में ऐसा होता है। आपको यहाँ पर है ना डायबिटीज का मैकेनिज्म समझाया है जो बुक में है नहीं। एक हेल्दी इंसान में क्या होता है कि जब भी वो खाना खाता है तो वो खाना डाइजेस्ट होता है और उसके फूड में जो ग्लूकोज था वो ब्लड में जाता है, और ब्लड जैसे जैसे घूमते घूमते इन सेल्स तक पहुंचता है तब उन ग्लूकोज को सेल के अंदर ये दरवाजा एंटर करवाते हैं। येलो कलर का जो दरवाजा है वो उसे कहाँ डाल देगा, सेल के अंदर। ये ग्लूकोज सेल के अंदर इस दरवाजे से जाएंगे, पर ये तभी जा सकते हैं जब इंसुलिन आए, रिसेप्टर से चिपके। सबसे पहले क्या होता है, इंसुलिन आता है जो येलो कलर के रिसेप्टर से चिपकता है, फिर ये इस दरवाजे को कहते हैं कि खोल दो दरवाजा, और फिर दरवाजा खुलता है और ग्लूकोज अंदर जाता है, अदरवाइज नहीं। देखो ये रिसेप्टर जब तक इस दरवाजे को सिग्नल नहीं देते प्रोटीन को, तब तक वो ग्लूकोज को अंदर नहीं भेजता। हमारे में सब कुछ नॉर्मल होता है। देखो ये जो येलो रिसेप्टर है वो भी नॉर्मल है, और उसके साथ अगर इंसुलिन बाइंड होता है तो हमारी बॉडी में नॉर्मल सिग्नल क्रिएट होते हैं जिससे ये दरवाजा खुल जाता है और ग्लूकोज आ जाता है अंदर। इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई नहीं रहता क्योंकि वो सेल के अंदर जाने लगेगा और यूज होने लगेगा, और हमें पता है कि सेल इससे एटीपी बनाएगा, इसलिए ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा। पर टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, और टाइप 1 डायबिटीज के 2 टाइप हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 छोटे बच्चों में होती है और बचपन के फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं, इसलिए इस डायबिटीज का नाम है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। और इस डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन नहीं तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि उसके साथ इंसुलिन चिपकेगा नहीं। अगर इसके साथ इंसुलिन नहीं चिपकेगा तो ये इस दरवाजे को खोलने के मैसेज नहीं देगा, और अगर ये दरवाजा खुलेगा नहीं तो ये ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, और सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ब्लड में बढ़ जाएगा, इसलिए होगा डायबिटीज। ऐसे पेशेंट्स को हर रोज खाने के बाद जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और ये डिजीज बच्चों में होता है छोटी एज के, तब से देखने को मिलता है। इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं क्योंकि इसमें इंसुलिन की डिपेंडेंसी होती है। पेशेंट में बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता, इसलिए उसे डेली इंजेक्शन लेने पड़ेंगे क्योंकि इंसुलिन आएगा, यहाँ बाइंड होगा,
तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होके इस प्रोटीन को सिग्नल देगा और फिर ये दरवाजा प्रोटीन खुलेगा और तभी ये सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचेंगे। ग्लूकोज सेल में पहुंचेंगे तभी एटीपी बनेगा, वरना सेल मर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म है। और टाइप 2 वाला जो मैकेनिज्म है वो पूरा डिफरेंट है। टाइप 2 वाला मैकेनिज्म पूरा ही अलग है। तो आप लोग वापस से रिजॉइन करो और उसमें मैं आपको टाइप 2 वापस से समझाता हूँ। आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं और हम लोग वापस से रिजॉइन होते हैं उसी सेम लिंक पे।